बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। बड़ी खबर ये है कि सदर मुमलिकत जनाब आरफ अलवी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने करारदाद जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये करारदाद जमा कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो फैसला दिया है उसमें सदर आरफ अलवी को भी शरीक जुर्म करार दिया गया है, बल्कि कहा गया कि साबिक़ वज़ीर इमरान खान, फवाद चौधरी, सदर मुमलिकत आरफ अलवी और कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फ़ैसला अगर करना है तो वो पार्लियामेंट ने करना है। तो करारदाद के बदल में कहा गया है कि सदर के ख़िलाफ़ मुआवजे की कार्रवाई की जाए तो सदर मुमलिकत की छुट्टी के लिए बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। दूसरी तरफ राना सरोवर ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है और वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला दोनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का इशारा दिया है और अपनी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि यानी कैबिनेट से मुतालबा कर रहे हैं और अपने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा कर रहे हैं कि वो उन्हें आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की इजाज़त दे ताकि आइन शिकनों को हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बाज़ गश्त अब सियासी जलसों में सुनाई देने लगी है और हुकूमती वज़रा इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, जबकि खान साहब और उनके साथी इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं। बल्कि खान साहब तो सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तहक़ीक़ात नहीं कराई, वो मरासला उन्होंने फ़लाँ के सामने रखा, फ़लाँ को भिजवाया, फ़लाँ ने फ़लाँ को भिजवाया। तो खान साहब सुप्रीम कोर्ट का सवाल बहुत सादा सा है कि 7 मार्च को मरासला आया तो तहक़ीक़ात क्यों नहीं कराई गई, इसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया। आज फवाद चौधरी ने भी ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है और फंदे कम पड़ जाएंगे, गर्दनें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि आज पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान खुद कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान इतनी ताख़ीर से क्यों किया? क्या वो IMF के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे? क्योंकि IMF ने भी आज बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान और IMF में मुआहिदा तय पा गया है और उस मुआहिदे का पेट्रोल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर पेट्रोल कीमतें हुकूमत पाकिस्तान कम कर रही है तो इसका उस मुआहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1.17 बिलियन डॉलर मिलेंगे। तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ दे रहा है फवाद चौधरी, तो दूसरी तरफ शेर रशीद इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़े हुए हैं। वो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहिए। लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई तो फिर इमरान खान कॉल देगा, एहतजाज कॉल देगा। कहाँ से देगा, कब देगा ये उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो कहते हैं इमरान खान कॉल देगा। तो आर्टिकल 6 को लेकर अब इस मुल्क के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है और इसका असर सियासी जलसों में देखने में आ रहा है। खान साहब ने एक जलसा किया डेरा गाजी खां में और मरीम नवाज़ ने जलसा किया कलर सईदा में जो पिंडी का हल्का है। दोनों तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र हुआ। क्या जिक्र हुआ, किसने क्या कहा, वो आपको बताएंगे कि कौन क्या कह रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने आज बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया है और ख़ास साहब जो हर जलसे में इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं उसका जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने और कह दिया कि ना वो किसी के दबाव में आएंगे ना इश्तियाल में, बल्कि इश्तियाल और दबाव में आए बगैर अपना काम करते रहेंगे। आलमी मंडी में तेल मुसलसल गिर रहा है और तेल की कीमत में मज़ीद $5 कमी हुई और तेल पहुंच गया $91 फ़ी बैरल तक। और क्या हुकूमत इस फ़ायदे को आवाम को ट्रांसलेट करने वाली तो कितना करेगी? जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक 25 से 30 रुपये पर लीटर किया जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही वो खिताब करेंगे शहबाज शरीफ तो आपके इल्म में ये बात आ जाएगी कि उन्होंने क्या अनाउंस किया। हो सकता है मेरे प्रोग्राम के दौरान ही आ जाए। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पंजाब के जो सूबाई हल्के हैं उनकी क्या सूरत हाल है। कुछ हल्के हमने डिस्कस किए थे, तकरीबन 9 हल्के हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के कुछ हल्के और वो हल्के जिन हल्कों में मुकाबला यानी क्लोज फाइट है उस पर बात करेंगे। कितने हल्के ऐसे हैं जो कि आज़ाद थे और कितने हल्के ऐसे हैं जो कि जिन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। खान साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये लोटे हैं, क्या वो लोटे हैं या फिर खान साहब ने अपनी जमात में किसी लोटे को भी टिकट दिया है, यानी उनको उम्मीदवार नहीं मिला, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार को टिकट दिया है तो अब उनको वो लोटा जो दूसरों के लिए समझते हैं कि वो लोटे होते हैं अपने लिए उनको वो लोटा नहीं लगते। तो यानी साडा लोटा ईमानदार और आपका लोटा बाथरूम वाला लोटा। तो ये हो रहा है सियासत के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं खान साहब ने डेरा गाजी खां में जलसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के
फैसले का जवाब दिया। बड़ा इंतज़ार था जवाब का कि वो क्या जवाब देते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने ये जवाब दिया है कि उन्होंने ये मरासला सदर मुमलिकत को भेजा था और ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को भेजे और उसकी तफ्तीश कराई जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है मुबैना मरासला 7 मार्च को मसूल हुआ था और साबिक़ा हुकूमत ने ना तो मरासले की तहक़ीक़ात कराई, ना इस पर कोई ये बताया कि किसने बैरूनी साजिश की है। 31 मार्च तक हुकूमत ने मरासले की तहक़ीक़ात नहीं कराई। तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, उसका आज खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने तो मरासला भेज दिया था सदर मुमलिकत को और सदर मुमलिकत ने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को ताकि उस पर तहक़ीक़ात कराए और आपको ये तहक़ीक़ात करानी चाहिए थी। और ख़ासकर ये मरासला भेजने वाला डेविड लू, उसने मरासला किसको भेजा था? अब खान साहब खुद बता दें किसको भेजा था। हाँ साहब कहते हैं वज़ीर मैं तो मरासला किसको भेजा था, तो इतनी हिम्मत पकड़े ना। हाँ साहब बहुत दावे करते हैं कि वो किसी से डरते नहीं है और वो बड़े बहादुर लीडर हैं और नाम वो लेते हैं XYZ का, जो गिनती वो अपने जलसों में बयान करें। उसका जवाब दिया मरीम नवाज ने। लेकिन ये बात तय है कि खान साहब ने NRO हासिल करने के लिए अमेरिकी साजिश का ढोंग रचाया। वो NRO क्या था? वो NRO ये था कि उनकी बुरी कारकर्दगी से उनसे लोग सवाल ना करें, उनसे जवाब ना मांगे। तो उन्होंने जो मन गढ़ंत कहानी बनाई वो सब झूठ पर मबनी थी। और इसी तरह उन्होंने PDM के इसराइल के साथ राब्तों की कहानी बनाने की कोशिश की, वो भी झूठ। तो खास साहब के जितने झूठ है बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, कौम इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है। फवाद चौधरी आज बड़े गुस्से में आए और उन्होंने आके कहा कि जनाब फंदे कम पड़ जाएंगे, गर्दनें बहुत हैं, एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है। तो मैं जज साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को, ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें। अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? अब ये वो फवाद चौधरी साहब हैं जिनको अब नाम ले दे कि आपकी जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने फॉरवर्ड किया था और फिर जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, जब खान साहब आर्मी ISI के हेड की तब्दीली की राह में रुकावट बने हुए थे, तो फवाद चौधरी साहब बैठे होते थे ISI की ऑफिस में, मिन्नतें तरले कर दे। वो खां पागल हो, समझदा नहीं का, बड़ी कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बॉस नहीं समझता, बॉस को समझा देंगे हो जाएगा। मिन्नतें तरले की अभी कुछ ना करें, ठंडा करने ठंडा मिनट। तो ISI की मिन्नतें तरले करने वाला आज फ़ौज को आंखें दिखा रहा है और आज जजों को भी आंखें दिखा रहा है और ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के सियासी फैसले सियासी मैदान में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी आदमी रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ही उन्हें खान साहब की जमात में शामिल कराया था। वरना फवाद चौधरी तो टेलीविज़न के ऊपर एंकर बनकर PTI पर तनकीद किया करते थे और एक टेलीविज़न चैनल के एक प्रोग्राम के होस्ट बनकर वो उनकी धज्जियाँ उड़ाया करते थे। तो फिर उनको उनके साथ जोड़ा गया और वो ये बताते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ। तो उनको ये बात खान साहब को भी समझानी चाहिए कि इक़्तिदार में आने के लिए अब वो जर्नैलों को पुकारना बंद कर दें, अब फ़ौज की मदद मांगना बंद कर दें और ये मत कहें कि फ़ौज न्यूट्रल ना रहे और ये मत कहें कि फ़ौज अपना किरदार अदा करे। तो फ़ौज और जजेस इनको तो आइन के मुताबिक चलना है, तो आइन से ऊपर कोई नहीं है। तो खान साहब को ज़रा कहें हिम्मत पकड़े, अब किसी को वादे देनी बंद कर दें। अपने बलबूते पे अगर उनका वोट बैंक है तो उसको लेकर चले, अगर कारकर्दगी बड़ी कमाल है तो फिर अवाम उन्हें वोट दे देंगे। लेकिन उन्होंने जिस बयानिए के यानी जो ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा रखा है वो ट्रक की बत्ती है, उसमें और कुछ नहीं है। वो जब लोगों ने वहाँ पहुँच रहे तो पता चलना कि कुछ नहीं का, ट्रक की बत्ती है इसी। तो उन्होंने अवाम को जो मिसगाइड करने का सिलसिला, चूँकि पाकिस्तान के अंदर सियासत में पोलराइजेशन बहुत है और लोग नफ़रत और मोहब्बत और बोगस की बुनियाद पर अपने जज्बात को और अपनी जो अफिलिएशन है उसको बरकरार रखे हुए हैं। जो लोग नवाज शरीफ से नफ़रत करते हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं, वो कभी नहीं नवाज शरीफ वोट देंगे। और जो लोग इमरान खान साहब ने अपने लिए नफ़रत खुद जनरेट की है, वरना 3-4 साल पहले तो 5 साल पहले तो उनके लिए कुछ ज़्यादा नफ़रत थी नहीं। 2014 का धरना शायद वो ऐसा है जिसके बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि वो उनका ट्रैक दूसरी, वरना लोग उनसे मोहब्बत ही करते थे, एज ए करेक्टर तो बहुत करते थे, शायद आज भी करते हों। लेकिन उसके बाद उनकी जो हेट स्पीचेज़ हैं, उनकी पूरी सियासत का अगर लुबे लुबाब देखा जाए तो वो हेट स्पीचेज़ हैं जो उन्होंने
पहले सियासतदानों के ख़िलाफ़ की, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फिर फ़ौज के ख़िलाफ़, वो जिस किसी के ख़िलाफ़ भी हेट स्पीच करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो हेट स्पीचेस को लाइक करते हैं या हेट स्पीचेस के दिलदादा हैं, वो फिर उनके पीछे चल पड़ते हैं। क्योंकि हेट स्पीचेस को पसंद करने वाले वो लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हों या जो उकताए हुए हों, या जो कहते हैं दूसरे का मुंह देख के अपना मुंह चपेड़े मार कर लाल करना चाहते हो। मसलन जो कहते हैं यूरोप बड़ी तरक्की कर गया, ऐसी नहीं की थी, और इसका कसूर सियासतदानों पे डालते हो, और वो ना पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखते हो, ना पाकिस्तान की जोग्राफी हालात को देखते हो, ना पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात को समझते हो। पाकिस्तान जो 80s की दहाई में अफ़गान वार के बाद तर्जनी का शिकार हुआ, उसका ज़िम्मेदार कोई सियासतदान नहीं था, उसका ज़िम्मेदार उस वक्त का फ़ौजी आमिर ज़िया-उल-हक़ था। उसकी 11 साला पॉलिसियों ने पाकिस्तान को जिस तरह तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया, लोगों के अंदर वो 10-11 साल के अंदर एक जनरेशन जवान हुई, और उस जनरेशन के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई। तो उसका हमने रिफ्लेक्ट 90s की दहाई में देखा कि 4 हुकूमतें बैक टू बैक चेंज हुई, और लोगों को ये समझ नहीं आता था कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, क्योंकि फिर लोगों को पिक्चर क्लियर नहीं होती। और उसके बाद फिर एक दफ़ा हमें अमेरिका की जंग में धकेल दिया गया, और धकेलने वाले कौन? बार भी आर्मी एक डिक्टेटर थे, तो जो काम उन्होंने किया उसका वो ज़िम्मा डालते हैं सिविल हुक्मरानों के ऊपर। और इस बात को पिछले कुछ चंद सालों से जो दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स जो पॉपुलर हुई है, वो यही पॉपुलर हुई है कि आप किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा दें, आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद ही उसके पीछे लग पड़ेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा कम हो गया। तो जब से बर्दाश्त और सब्र का मादा कम हुआ है और IQ लेवल कम हुआ है, क्योंकि IQ लेवल होता था पढ़ने लिखने से और चीज़ों को समझने से, सोच विचार करने से, और आपस में व्यूज़ एक्सचेंज करने से, लेकिन सोशल मीडिया ने वो सब हमसे छीन लिया। तो अब हम सोशल मीडिया हमारा एक वो ब्रेन फीड बन गया है कि जो हमें फीड करता है हम उसके मुताबिक चल पड़ते हैं। तो इसी को देखते हुए फिर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए, इमरान खान साहब को इक़्तिदार की कुर्सी नसीब हुई, मोदी बैठे हैं, बोरिस जॉनसन बैठे, तो पूरी दुनिया में इस किस्म के जिन लोगों ने तरीक़ेकार इख्तियार किए वो कामयाब हो गए। अब जो पुरानी रवायती सियासी जमातें थी वो इस यलगार को नहीं समझ सकी, तो वो करप्शन के हार अपने गले में डाल के बैठ गए। अब खान साहब जिन्हें कल तक वो एक यूटर्न खान साहब लिया ना कल परसों, वो श्रीलंका के सदर भाग गए और उनके मुल्क में फसादात बरपा है, लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि जनाब वो तो करप्ट आदमी था, उसका ख़ानदान ही करप्ट था। और यही सदर थे श्रीलंका के जिनसे मिलके इमरान खान साहब जब आए थे तो उनकी तारीफ़ें करते हुए थकते थे कि उन्होंने मुझे बड़े आइडियाज़ दिए हैं और मैं इनके आइडियाज़ पे काम करूंगा और हम तरक्की करेंगे और फलां करेंगे, और बड़े उनके शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब उनको, क्योंकि इनको चोर कहने की आदत पड़ गई है इनको, मुझे लगता है वो मुझे याद है एक जगह पे हम रहते थे, वहाँ पुलिस अफसरान की बड़ी यानी कम्युनिटी थी। तो एक पुलिस अफसर अपने पोते को ना रोज़ाना डांटता था और उसकी बहू नाराज़ होकर घर छोड़ के चली गई। तो पूछा कि भाई आप क्यों नाराज़ हुई हैं, तो बड़े अच्छे लोग हैं, यानी फैमिली ठीक ठाक है, और नाराज़गी की वजह उन्होंने ये बताई कि मेरा ससुर जो है मेरे बच्चे को गालियाँ देता है। हालांकि हमने देखा था कि वो बड़ा प्यार करते थे, अपने लिए लिए फिरते थे, बड़ा दबंग पुलिस अफसर था, लेकिन वो कहते हैं ना नकद से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, तो औलाद की औलाद ज़्यादा प्यारी होती है। तो वो उनको लिए फिरते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आदी हूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरा तो काम ही है लोगों को गालियाँ देना, तो मैं इसको जो मैं कहता हूँ वो प्यार में कहता हूँ। लेकिन वो औरत कहती नहीं, ये गाली देता है और ये गाली मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब करेगी। तो वो अपनी जगह सही थी और वो अपनी जगह सही था। खान साहब को भी एक ही आदत है गालियाँ देने की। अब वो प्यार में देते हैं, नफरत में देते हैं, लेकिन उनको आता ही लोगों को बुरा भला कहना है। तो खान साहब ने जो सवाल किए डेरा गाजी खां के जलसे में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तफ्तीश नहीं हुई, तो चीफ जस्टिस ये मालूम करवाते हैं कि डोनाल्ड लू ने किस को पैगाम दिया और ये जो मरासला था ये तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी। इस पर मरीम नवाज़ ने भी जलसा किया और उन्होंने जवाब दिया कि ये इस फैसले ने इमरान खान की सियासत की धज्जियाँ उड़ा के रख दिया, और ख़ास साहब ना सिर्फ आइन शिकन साबित हुए बल्कि वो पाकिस्तान के शायद वाहद हुक्मरान हैं जिन सिविल हुक्मरान जिनके ऊपर गद्दारी का लेबल लगा है। तो उन्होंने भी कहा कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सदर मुल्क के खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए करारदाद जमा करा दी गई है सेनेट के अंदर।
ये कार्रवाई आगे बढ़ती कि नहीं बढ़ती, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी है तो ये पार्लियामेंट के अंदर ही होनी है, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब और उनके साथी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। स्पीकर साहब ने उन्हें डिसक्वालीफाई नहीं किया, उन्हें डी सीट नहीं किया, तो अभी बाल उनके कोर्ट में है। अब वो अगर अगले 2-4 दिनों में इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो फिर ये कार्रवाई, ये कानूनी अमल आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान की तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं और तमाम जजेस जो हाई कोर्ट में भी हैं, सब इस बात पे, कानूनदान, तज्जिया निगार, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उस रात जो हुआ वो गैर आईनी था। डिप्टी स्पीकर को ये राइट ही नहीं था। हाँ साहब ने ज़ोर ज़बरदस्ती वो पोलू पुलवान बनने की कोशिश की थी ना, वो क्या मैं बदमाश हो जो मैं कर लूँगा। स्पीकर भाग गया बेचारा असद खोकर, पुराना आदमी था, खैबर पख्तूनख्वा का भी स्पीकर रह चुका था, उसे पता था गैर आईनी काम है। उसने कहा मैं नहीं करता ना, मेरे हाथ खड़े हैं। ख़ास साहब ने कहा वो असद खोकर जो है उसके तो रंग पीला पड़ गया, वो भाग गया। अब वो जो चमचे कड़चे होते हैं, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, मौका अच्छा था कासिम ज़ुल्फ़िकार जी, मैं अब इसमें सर देता हूँ, तो आज उन्होंने सर दिया तो उनका सर आ गया है फंदे के अंदर। अब अगर कार्रवाई होती है तो वो भी फंसेंगे। तो वो जो कुछ हुआ था वो गैर आइनी था, आइन शिकनी की गई, उसके ऊपर फैसला आ गया है। अब उसके ऊपर ये धमकियां दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, और ये कह रहे हैं कि जनाब तहक़ीक़ात, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तहक़ीक़ात नहीं की गई। तो क्यों नहीं की गई भाई? तहक़ीक़ात के लिए एक अलग अगर साइफ़र भेजा गया था तो वो एक अलग साइफ़र है। जो ये केस समाप्त हुआ था, जिसके अंदर आप लड़ने गए थे केस, उसके अंदर जो फैसला हुआ था, उसके अंदर जो आपने दलाइल दिए थे, उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा कि वो दुरुस्त नहीं था। और इसके अलावा कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे, उसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया। तो जब फ़ौज और हुकूमत बैठ के ये सारा कुछ इसके मिनट तय कर चुकी थी, वो आपकी हुकूमत में भी ये मीटिंग हुई, दूसरी मिनट में मीटिंग हुई, दोनों के मीटिंग मिनट्स बनाए गए, तो उनको नहीं नज़र आया। तो फिर वो क्या सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो उन्होंने ये नहीं करना था। तो अब उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगनी शुरू हो जाए तो रस्से कम पड़ जाएंगे। रस्से कम नहीं होंगे, आर्टिकल 6 लगाने वाले हिम्मत करें तो रस्से जो पूरा पाकिस्तान फराहम कर देगा। बड़े रस्से पड़े हैं लोगों के पास, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उन रस्सों के अंदर जो गर्दनें फिट होनी है, वो गर्दनें आज़ाद घूम रही हैं। वो खास सब कहते हैं ना, बड़ी मुझे धांधली हो गई मेरे ख़िलाफ़ और हमें दीवार से लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, XYZ बैठा हुआ है। तो उसका जवाब मरीम नवाज़ ने दिया, वो कोट कर दूँ। उन्होंने कहा कि धांधली ये होती है कि जब आप किसी जमात के सरबराह को नाअहल करार देकर इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दें, उसे जेल में डाल दें, ये होती है धांधली। आप तो बाहर घूम रहे हैं, आप तो रोज़ाना 3 बार जलसे करते हैं, अवाम आपके जलसे सुनती है, और वैसे उनका मगज़ खाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ चलो जलसे सुनती है, और आपकी तकरीर में कोई पाबंदी नहीं, आपकी मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं, आपके कोई लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ, आपके किसी रुकने असम्बली या रुकने जो उम्मीदवार है इलेक्शन के, किसी को दस्तबरदार नहीं कराया गया। वरना ये सब हमने माजी में देखा कि सब होता रहा है, उम्मीदवार भी दस्तबरदार कराए गए। वो आए अवामी मुस्लिम लीग के शेर रशीद, वो माफ़िया मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब मैं तो चाहना एस्टैब्लिशमेंट सुलह हो जाए, लेकिन इमरान खान जड़ा ना उन्हें मैंने रोकिया है। वो इमरान खान तो सियासत कर रहा है, इमरान खान तो कौम के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एक वेव होती है उसको कैश करा रहा है। उसने देखा कि नवाज शरीफ ने करा लिया था, नवाज शरीफ का कमबैक हो गया, और मेरी बारी है, मैं करावांगा। तो इस मुल्क के अंदर एक ये भी रहा है कि जिस सियासतदान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट चलाई है, लोगों ने उसको पसंद किया। लोगों बड़ा जीदार, बड़ा बहादुर पै गया जे, फौज बड़ी ताकतवर है, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी ताकतवर है, उसको ललकारना आसान काम नहीं होता। वो भट्टो जैसे लीडर को फांसी चढ़ा देते हैं, तो बाकी किस खेत की मूली है। तो इस पे जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मतक्का लगाते हैं उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होता है। खास तौर तो कर रहे हैं, वो एक पास से मतक्का लगाया, दूसरे पास पाँव पकड़ते हैं। अब शेर रशीद को इस्तेमाल नहीं करे, कर किसी और को रहे हैं। और घंटे कैसे कम तो लगवाया सी ना, शाह महमूद कुरैशी भी जाता था, फवाद चौधरी भी जाता रहा। शेर रशीद की ड्यूटी ज़रा उन्होंने कम कर दी, उनको शेर रशीद पे एतबार नहीं रहा। तो शेर समझता है कि शायद ख़ास सुलह ही नहीं चाहता, ख़ास सुलह चाहता। शेर रशीद खुद भी फंसा हुआ है। वो जो ज़मीन बेची, एंटी करप्शन उनके खिलाफ तहक़ीक़ात का एक पूरा पलंदा खोला हुआ है, और उसकी तहक़ीक़ात अभी जारी है। और उसमें बड़ी चीज़ें सामने आ रही है। शहजाद अकबर के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन्होंने बहुत सारे केसेस जो इत्तेहादियों के थे वो नैब को खुद फारवर्ड किए। ये स्टोरी को भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जल्दी में हम, चूँकि इलेक्शन आज कल आखिरी दिन है और फिर उसके बाद कैंपेन ख़त्म हो जानी है, तो आपको बताना ज़रूरी है कि
हलकों की सूरत हाल क्या है। 20 सूबाई हलके जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उनकी आपको इन ब्रीफ बता देते हैं। 20 हलकों में 2018 की जो रिपोर्ट है उसका मैं आपको बताता हूँ। उसमें 10 आज़ाद उम्मीदवार थे और 10 थे जो पीटीआई की तरफ से खड़े हुए थे। उन 10 उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती पीटीआई में शामिल कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल थी और पंजाब में गवर्नमेंट बनना थी मुस्लिम लीग नून की। तो उन आज़ाद अरकान को पीटीआई के पट्टे बनाकर उनको तहरीक इंसाफ में शामिल कराया गया और उनको अक्सरियत दिलाई गई। जो वोट हुआ था 2018 में, उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 32% वोट हासिल किए थे, सबसे ज़्यादा, और तहरीक इंसाफ ने 32 और मुस्लिम लीग नून ने 25 और दीगर जमातों ने 5% वोट लिया था उस वक्त। क्योंकि जो आज़ाद खड़े थे वो इसलिए आज़ाद खड़े थे कि उनको उस वक्त डर था कि उनको धमकियाँ भी दी गई थी कि आपने मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ना, तो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ लिया। तो वोट बैंक जो है मुस्लिम लीग नून और आज़ाद का एक ही जगह पे था जो कि डिवाइड हुआ। और ये भी आपको बता दिया कि आज़ाद उम्मीदवारों को प्रेशराइज करके मुस्लिम लीग नून में शामिल कराया, मुस्लिम लीग नून से हटा के यानी पीटीआई में शामिल कराया गया था। तब बुज़दार की हुकूमत बनी थी, वरना बुज़दार की हुकूमत नहीं बनती थी। इनमें जो पीटीआई के मेंबर थे जो अब इलेक्शन नहीं लड़े, उनमें लाहौर का एक हलका है जहाँ पे अलीम खान खड़े थे 158 से, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। डेरा गाजी खान के हलका पीपी 288 में से मोहसिन अता खोसा लास्ट टाइम उम्मीदवार थे, वो भी नहीं लड़ रहे। और अब अब्दुल कादिर खोसा हैं। खुशाब की सीट पीपी 83 में मलक गुलाम रसूल संगा है, उनकी जगह उनके भाई अमीर हैदर संगा लड़ रहे हैं। तो इस बार बाकी तमाम उम्मीदवार वही हैं और इस बार वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 10 में से 3 नहीं लड़ रहे, 7 लड़ रहे हैं और नए जो 3 आए हैं ये तमाम मिलके मुस्लिम लीग नून की सीट पर लड़ रहे हैं। 10 की बात कर रहा हूँ। बाकी 10 के अंदर नून लीग ने टिकट दिए हैं अपने उम्मीदवारों को। अब एक और हल्का है भक्कर का। भक्कर के हल्के में खान साहब ने नून लीग के उस उम्मीदवार को टिकट दिया है जो कि अब बकर का एक हल्का जहाँ खान साहब ने उस उम्मीदवार को टिकट दिया जो पिछली दफ़ा नून लीग का उम्मीदवार था। तो खान साहब वो दूसरों को कहते हैं ना कि हमारे उम्मीदवार लोटे हो गए और हमारे नाम पे वोट लिए चले गए। अब उन्होंने मुखालिफ जमात का एक उम्मीदवार ले लिया। तो वही है ना कि साडा लोटा लोटा तो ताडा लोटा जड़ा वो पीसी होटल का लोटा। तो बकर में नून लीग के सईद अकबर नवानी को नून लीग ने टिकट दिया है। वो हर दफ़ा नून लीग के टिकट पे लड़ते थे। पिछली दफ़ा उनका कोई मामला था, उनको टिकट नहीं मिला तो वो फिर आज़ाद उम्मीदवार हुए। उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में चले गए। वो 8 बार जीत चुके हैं तो उनका हल्का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से अब इरफानुल्लाह नियाज़ी ये नून लीग के थे, ये अब खान साहब के उम्मीदवार हैं और खान साहब यानी खान साहब ने उनको टिकट दिया हुआ है। तो अब जहाँ कांटेदार मैच है वो आपको बताते हैं कि खुशाब वो हल्का है जहाँ पर 2 बार इंतखाब जीतने वाले नून लीग के कारकुन आसफ बा ये अब आज़ाद और ये नाराज़ हैं क्योंकि यहाँ से खुशाब में एक पीटीआई के मुनहरफ रुकन को टिकट दिया गया है और इस वजह से वो आज़ाद खड़े हैं। उन्होंने कहा जी वो जीतेंगे तो ये सीट नवाज शरीफ की होगी, लेकिन ये वोट बटेगा तो उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा यानी ख़तरा है कि मुस्लिम लीग के नज़रियाती कारकुनान को देने की बजाय किसी और को यानी टिकट दिया। तो इस हल्के में एक दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग भी नाराज़ हैं और उनका भी एक बंदा आज़ाद हसीयत में खड़ा है। तो यहाँ वोट बड़ी तकसीम है। तो ये सीट जो है वो यहाँ कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि पीटीआई का वोट भी 2 जगह पे तकसीम हो रहा है, नून लीग का वोट भी 2 जगह पे तकसीम हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फरगढ़ में उम्मीदवार जो है उनके अपने ही ख़ानदान में बहुत से उम्मीदवार निकले हैं। वो ख़ानदान बड़ा मजबूत था, लेकिन अब यहाँ पे यानी मुकाबला जो है वो फैमिली के अंदर ही हो गया है। ये वहाँ हल्का जहाँ ख़वातीन उम्मीदवार हैं। सईदा ज़हरा बतूल बुखारी ये 272 हल्का है, इससे नून लीग की उम्मीदवार हैं। ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में जीती थी। अब ज़हरा बतूल के मुकाबले में उनका बेटा हारून बुखारी, उनकी बहू बीनिश बुखारी आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो यहाँ भी नून लीग के लिए थोड़ा ख़तरा है क्योंकि फैमिली उनकी डिस्प्यूट हो गई है। मुल्तान शहर का हल्का 217 जहाँ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे खड़े हैं और उनको वो अपने बेटे को भी बड़ी कंपेन चला रहे हैं। और यहाँ मुस्लिम लीग नून ने कोई ज़्यादा कंपेन नहीं चलाई। अब क्यों कंपेन नहीं चलाई, उसकी वजह है कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहा जाता है जी कि वो वापसी के रास्ते देख रहे हैं और मुमकिन है कि वो सीट जीत के पलटा मार जाएँ।
यहाँ से सुलेमान नईम 2018 में आज़ाद उम्मीदवार में खड़े होते, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी और सुलेमान नईम जहांगीर तरीन की कोशिशों के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये उनको हल्का हरवाया गया था, उनकी पार्टी ने हरवाया था। लाहौर का हल्का 167 है, जहाँ नज़ीर अहमद चौहान ये PTI के थे, अब नून लीग से हैं। यहाँ मुकाबला ज़रा सख्त है। यहाँ पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मियाँ सलीम को हराकर कामयाबी हासिल की थी। अब उनका मुकाबला शबीर गुजर से है। 168 में साद रफ़ीक जीते थे और उनकी जगह पे फिर जब वो MNA हो गए, उन्होंने एक सीट छोड़ दी, तो असद खोखर उनकी जगह पे लड़े और वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जीते। अब असद खोखर मुनहरफ हो गया, नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं। और चौथा हल्का 170 है, यहाँ से मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी अमीन गुज्जर उम्मीदवार हैं और यौन चौधरी के भाई मैंने आपको बता दिया था, यहाँ ज़हीर खोखर से लड़े। राजा असगर पिंडी के हल्के में खड़े हैं, इनके मुकाबले में वो कर्नल साहब खड़े हैं शबीर अमान, तो यहाँ भी मुकाबला थोड़ा सख्त है। तो कुछ हल्के और भी बाकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदन नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।